औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में के जो हर लिहाज से लायक के हम्द सना ज़ात है, और दुरूद सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन बरगुज़ीदा बंदों पर के जिनके तुफ़ैल इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हक़ की हिदायत नसीब हुई। सबसे पहले तमाम सामीन को सागर नकवी का सलाम पहुँचे। सामीन किराम, आज की इस वीडियो में मैं उस केस के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि जो सिंध हाई कोर्ट में एक अगवाकार गिरोह यानी जहीर बनाम सटेट के नाम से चल रहा है, और आज नहीं चल रहा, 6 माह से चल रहा है। यानी एक लौंडा सटेट पे इतना भारी पड़ गया कि अभी तक उसे सजा नहीं हुई। सब कुछ क्लियर होने के बावजूद बच्ची नाबालिग साबित हो गई, निकाह बोगस साबित हो गया। जब बच्ची नाबालिग साबित हो गई तो निकाह का तो कोई जवाज रहता ही नहीं है। साबित हो गया कि बच्ची को मंशियात का आदी किया गया था। साबित हो चुका है कि ये अगवाकार गैंग है, ये जो लौंडा है ये उसका हिस्सा है, इनका बिजनेस है ये कि लोगों की बच्चियों को अगवा करना फिर आगे बेच देना। इसके बाद वो लौंडा और उसके जो साथी हैं वो उस बच्ची के वालिदैन को मुसलसल धमकियां भी दे रहे हैं। सोने पे सुहागा कि उन्होंने उस बच्ची के हवाले से वीडियोस भी, फास्ट वीडियोस, वो भी उन्होंने अपलोड की। तो किसी को सजा देने के लिए एक पॉइंट ही काफी होता है कि वो मासूम बच्ची का अगवाकार हो। लेकिन जहां इतने सबूत, मैं मुकम्मल नहीं गिन सकता मेरे भाई, इनके खिलाफ कितने सबूत हैं इस वक्त अदालतों के पास, नहीं गिनवा सकता मैं। लेकिन तमाम तर सबूत होने के बावजूद सटेट में बस है उस एक लौंडे के सामने। मैं हैरान इस बात पे हूं कि इस केस को ये नाम दिया क्यों गया। ये मेरे मुल्क की तौहीन करने के लिए यह नाम दिया गया। जिस स्टेट पे एक लौंडा भारी पड़ रहा है ना, वो मामूली स्टेट नहीं है। दुनिया की गिनी चुनी एटमी पावर्स में से एक एटमी पावर है, और मुस्लिम ममालिक में से वाहिद एटमी ताकत है पाकिस्तान। तो इस स्टेट के सामने एक लौंडा लाके खड़ा कर दिया गया, और एक इदारे में उनके जाती लोग प्लांट करके, तो मेरे मुल्क की सतक तौहीन की जा रही है कि एक लौंडे को मेरी स्टेट, मेरा मुल्क सजा नहीं दे सका। किस हद तक इस मुल्क से दुश्मनी करोगे, इस मुल्क का खा के। और फिर जो रिपोर्ट आ रही है कि अब वालिद ने, जिसने 6 महीने मुसलसल धक्के खाए अपनी बच्ची को अपने घर ले जाने के लिए, अदालतों में धक्के खाए, प्रेस को फेस किया, जिल्लत अमेज सवाल वो बर्दाश्त किए, पुलिस कल्चर को बर्दाश्त किया, और वो भी सिंध में जहां मिसाली पुलिस है, तो उस पुलिस कल्चर को बर्दाश्त किया सिर्फ इसलिए कि मुझे मेरी बच्ची मिल जाए। तो अब वो बाप क्यों ऐसा करेगा मेरे भाई। रिपोर्ट जो आ रही है कि वो कह रहा है, मेहदी अली काज़मी, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी बच्ची के खिलाफ FIR दर्ज कराने लगा हूं और मेरी बच्ची को जेल भेजा जाए। पहली बात तो यह है कि यह बात तस्लीम करने की नहीं है। जो बाप इतनी जतन कर चुका है, इतनी तकलीफें बर्दाश्त कर चुका है अपनी बेटी के लिए, तो वो ऐसा काम नहीं करेगा। और अगर उसने ये काम किया है तो उसका ये काम, ये बयान इंसाफ के उन अलमबरदारों के मुंह पे कि जो इस केस को 6 माह तक तवालत देने के जिम्मेदार हैं, उनके मुंह पे उस मजलूम बाप का जनाटेदार थप्पड़ है। वाज़ेह नजर आ रहा था जब से ये केस शुरू हुआ है, वाज़ेह नजर आ रहा है मेरे भाई
केस को सब कुछ क्लियर होने के बावजूद इस हद तक तवालत दे जाना, तो हर जी शऊर इंसान समझ सकता है कि कोशिश की जा रही है कि बाप इस माफिया के सामने बेबस हो जाए, इतना थका दो ना कि खुद ही इस केस से बाप पीछे हट जाए, अपनी बेटी के सर से हाथ उठा ले और फिर ये इंसाफ के अलमबरदार ये अपने आकाओं के हवाले उनकी अमानत करके तो उनकी नजरों में सुरखरू हो जाएं और इनाम कसीर के हकदार ठहरे। तो अगर बाप ने यह बयान दिया है तो यह उस मेहनत का नतीजा है जो इंसाफ के नाम निहाद अलमबरदारों ने अपने मेहरबानों को खुश करने के लिए की है। तो इस केस को तवालत देने का मतलब क्लियर कट नजर आ रहा है मेरे भाई। बाप को थका दो, जब थक जाएगा ना, जब बेबस हो जाएगा, तो फिर वो अपनी बेटी के उस कदम को कोसेगा कि जो उसकी बेटी ने अपने घर से बाहर निकाला था। बाप सोचने पे मजबूर हो जाए कि अगर मेरी बेटी वो कदम बाहर ना निकालती, आज मैं इतनी जिल्लत का शिकार ना होता, मेरी जिंदगी इतनी जिल्लत अमेज ना होती, मैं इज्जत के साथ जी रहा होता। तो जब ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा, जब ये सोचेगा ना, तो फिर अपनी बेटी के खिलाफ कोई सख्त बयान देगा, जो कोई एक्शन लेगा, और बेटी बाप से खौफ ज़दा होके तो अपने बाप के साथ जाने से इनकार कर देगी। यह कोशिश की जा रही थी। इसके अलावा और क्या रीजन हो सकती है भाई? एक साफ और शफाफ किस्म का केस है, तो उसको इतनी तवालत देने की। तो बाप को बेबस करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा जिल्लत अमेज है इस कौम और मुल्क के लिए, बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया। देखिए, कोई जितना शातिर हो ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत वो बहुत ताकत वाली जात है। वो उस शातिर इंसान से कोई ऐसी हरकत जरूर करा देती है कि जिससे उसकी असलियत जो है ना वो खुल के सामने आ जाती है। अब इसमें हुआ क्या? सिंध हाई कोर्ट ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया बच्ची को। क्यों किया? जरा गौर कीजिएगा इस बात पे। क्यों किया चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले? क्योंकि तस्लीम किया मेरे भाई कि ये बच्ची है, नाबालिग है, माइनर है, तभी चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले किया ना। तो जब चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले कर दिया तो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन में जो बच्ची मौजूद हो उसका उस नुत्फा हराम अगवाकार जहीर नामी निजासत के साथ बतौर शौहर के टेलीफोनिक राबता कराना, क्या ये सही है? कॉल्स लीक हुई है मेरे भाई, ऑन द रिकॉर्ड बात है। उस जहीर का टेलीफोनिक राब्ता कराया जा रहा था, अमला तब्दील किया गया है इसका, उसके राब्ते जारी थे। तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि मुहज़्ज़ब मुआशरों में तो चाइल्ड प्रोटेक्शन जो होता है ना, वो नाबालिगीन के इदारे होते हैं। उन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इदारे बनाए जाते हैं। तो अगर पाकिस्तान में भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ये बच्चों का इदारा है तो बच्चे नाबालिग होते हैं, और नाबालिग का निकाह मेरे मुल्क में कब से होने लग गया? ये कानून कब पास हुआ है कि नाबालिग का निकाह हो सकता है? ना मुझे पता है मेरे भाई, ना मेरी आवाम को पता है। बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन में है, जहीर नामी निजासत से बतौर शौहर के राब्ता कराया जा रहा है। तो अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन में बच्ची है तो वो नाबालिग है, और नाबालिग से निकाह
नहीं होता, लिहाजा ज़हीर उसका शौहर नहीं है। और अगर ज़हीर को उसका शौहर तस्लीम करते हुए उसकी बात कराई जाती है तो फिर ये चाइल्ड प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि यहां नाबालिगीन होते हैं बच्ची, क्योंकि निकाह में है तो वो बालिग है, लिहाजा इस इदारे का नाम चेंज कर दिया जाए। इसमें बालिगीन आ गए हैं, बच्ची बालिग है और इस इदारे में आ गई है, तो इस इदारे में बालिगीन मौजूद हैं, लिहाजा ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो नहीं है, तो इसका नाम तब्दील कर दिया जाए। लेकिन जो इसका सबसे बेस्ट नाम है ना, अगर मेरी मानी जाए और इसका नाम रखा जाए, तो मैं इसके कारकर्दगी के मुताबिक वो नाम देना चाहता हूं जिसका होना चाहिए। तो क्योंकि अगवाकार से उस नाबालिग बच्ची की बात कराई गई, उस अगवाकार के हवाले से सहूलत कारी की गई, तो इस इदारे का नाम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो नहीं होना चाहिए, बल्कि अगवाकार प्रोटेक्शन ब्यूरो होना चाहिए। जो काम यहां हो रहे हैं, ये हाई प्रोफाइल केस था, इस पे कुछ नजरें थी लोगों की, तो चलो अगर अमले ने ऐसी हरकत की कि अगवाकार के सहूलतकार बने तो चलो बात खुल गई, अमला तब्दील हो गया। अब सिर्फ अमला तब्दील कर देना काफी नहीं है मेरे भाई, जो अमला तब्दील हुआ है उनको फिर लाइन हाजिर किया जाए, उनको बुलाया जाए और तफ्तीश की जाए कि पहले कितने मासूमों का सौदा कर चुके हैं। क्योंकि अगर इतने हाई प्रोफाइल में भी वो इस तरह की हरकत से बाज नहीं आए, तो पहले जिन केसों पे नजर ही नहीं थी किसी की, तो उन केसेस में वो क्या कर चुके होंगे मासूम कलियों के साथ, मासूम फूलों के साथ। तो उनकी तफ्तीश होनी चाहिए। काफी सारे जुर्म और निकलेंगे मेरे भाई। अच्छा जी, दूसरी जो चीज मेरी समझ में आई है ना, मेडिकल रिपोर्ट ने सारा राज खोल के रख दिया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि बच्ची को मंशियात का आदी बनाया गया था। तो अब इस केस को तवाला देने की ये रीजन भी समझ में आती है कि क्योंकि बच्ची मंशियात की आदी है, लिहाजा उसे वालिदैन के पास नहीं भेजा गया, बल्कि एक इदारे में रख के अगवाकारों और वालिदैन के दरमियान रख दिया गया। और फिर अगवाकारों को मुसलसल प्रोटोकॉल, उनको मुसलसल रिलीफ पर रिलीफ, बेलों पे बेलें मिल रही हैं, और वालिदैन को बच्ची के करीब तक नहीं आने दिया जा रहा। यानी बच्ची के जहन में यह डाला जा रहा है कि अब भी देख लो मजबूत पार्टी कौन है, पावर में कौन है, कमजोर कौन है, क्योंकि बच्चा हमेशा मजबूत हाथों में खुद को महफूज महसूस करता है। दूसरी बात यह कि जिस माहौल में बच्ची रह के आई है वहां उसे ड्रग्स का आदी कर दिया गया था, तो क्योंकि मासूम जहन है तो उसे वक्त दिया जा रहा है कि वालिदैन से दूर रहेगी। यह दरवाजा भी उसे खुला दिखाया जा रहा है कि आखिर क्यों इंसान जिस आदत में पड़ जाए ना, जिस चीज का आदी हो जाए, तो उसकी जरूरत फिर इंसान को रहती है, कम से कम एक अरसा तक जरूर रहती है। तो ये तवालत इस बेस पे भी हो सकती है कि बच्ची ड्रग्स की आदी है, बच्ची खुद सोचेगी, जब इतना अरसा इदारे में रहेगी तो खुद सोचेगी कि अगर वालिदैन के पास जाऊं तो मुझे ड्रग्स नहीं मिलेंगे, जबकि बच्ची आदी है, बच्ची नहीं रह सकेगी, क्योंकि जितना अरसा इन हरामजादों ने अपने पास रखा तो उन्होंने उसे ड्रग्स का आदी कर दिया। तो दूसरी तरफ यह दरवाजा भी मुसलसल खुला दिखाया जा रहा है कि बच्ची सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये जो आदत मेरी हैं, अगर मैं इनके साथ जाऊं तो वहां मुझे ड्रग्स मिलती रहेंगी।
वालिदैन कभी मुझे ड्रग्स नहीं लेने देंगे। लिहाजा बच्ची अपनी उन आदत से मजबूर होके खुद कह दे कि मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ, वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती। दूसरा, जो टेलीफोन कॉल्स करा सकते हैं, क्या वो उन माफियाज से ड्रग्स लेके बच्ची तक नहीं पहुंचा सकते? तो ये भी किया जा रहा हो कि बच्ची को वहां उन इदारों में भी मुसलसल ड्रग्स पहुंचाई जाएं ताकि बच्ची आदी हो और फिर उस गिरोह को, उस फरीक को चुने कि जो उसकी इन आदात को पूरा करे, इन डिमांड्स को पूरा करे, यानी उसे ड्रग्स मुसलसल मुहैया करता रहे। तो ये चीज भी हो सकती है। अच्छा जी, तो मुसलसल इस मामले में चश्मपोशी, मुसलसल डिले। जब बच्ची को पेश किया गया था सिंध हाई कोर्ट में और बच्ची ने आते ही कह दिया था कि मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ, मैं वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती, तो फिर जब बच्ची को वालिदैन से थोड़ी देर के लिए मिलने का मौका मिला था तो बच्ची ने फिर आमादगी जाहिर की थी कि मैं वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। तो फिर वालिद और उसका वकील ये दौड़ के जज साहब के पास गए थे कि सर बच्ची हमारे साथ जाना चाहते हैं, प्लीज़ आप उसका जो बयान है ना वो ले लें। तो मौसूफ जज साहब ने बड़ी बेपरवाही से धुतकारते हुए कहा कि ये अदालत है, मजाक नहीं है, लिहाजा चले जाओ, बयान एक दफा होता है। बस बच्चे ने बयान दे दिया, बात खत्म। दूसरी तरफ ये नुत्फ़े नातहकीक, नुत्फ़े हराम, ये ज़हीर और शबीर, जब इनको जेल में डाला जाता है ना, तो अदालत ने थोड़ी सी देर का फैसला दिया, यानी 6 दिन या 7 दिन के बाद की पेशी दे दी। तो उनका जो वकील था ना, वो दौड़ता हुआ, दंदनाता हुआ वो फिर जज के सामने आया। उसने कहा जी इतनी दूर की पेशी दे दी, वो इतने दिन जेल में रहेंगे? फौरन से उस जज साहब ने जिसने कहा अदालत मजाक नहीं है, बस बयान एक दफा होता है, जो फैसला हो गया, बात खत्म। उसी अदालत के मोहतरम जज साहब ने फिर अपने फैसले पे नजरसानी की फौरन, और 6 दिन वाली पेशी को 2 दिन पे ले आए कि 2 दिन बाद ले आओ, ठीक है, कोई मसला नहीं, और फिर उनको बेल मिल जाती है। तो साफ नजर आ रहा है ये सब कुछ क्यों हो रहा है, किस लिए किया जा रहा है। लेकिन जिंदगी 4 दिन की है मेरे भाई, जब खत्म हो जाएगी ना तुझे पैसा, ये हराम का पैसा जिन बच्चों के लिए, जिन औलादों के लिए इकट्ठा किया जा रहा है ना, जब पैसे उनके पास होगा वो अयाशी कर रहे होंगे, कब्र में जूते पड़ रहे होंगे। और हजरत अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है, चले मैं वो भी शेयर कर देना चाहता हूँ। मेरे मौला फरमाते हैं कि बरोज़ माशर कुछ जिम्मेदारान ऐसे होंगे कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बरोज़ माशर इस अंदाज में पेश किए जाएंगे कि उनके दोनों हाथ पस गर्दन बंधे हुए होंगे, और उन बंधे हुए हाथों में ही उनके नामाए अमाल होंगे। उसी हालत में उनसे हिसाब किताब लिया जाएगा, मेरे मौला फरमा रहे हैं, उसी हालत में उनसे हिसाब किताब लिया जाएगा, और उसी हालत में बंधे हुए हाथों के साथ उसी हालत में उन्हें जहन्नम में ऊंधे मुंह फेंक दिया जाएगा। इतना टाइम लगेगा उनका फैसला होने में। और मैं मौला के ये फरमान पढ़ने के बाद ये सोचने पर मजबूर हो गया कि शायद ये वही जिम्मेदारान हूँ कि जो यहाँ फैसला करने में कोताही बरतते होंगे। तो आगे उनके लिए जो मौला का फरमान है, उनके लिए ये सज़ा है। तो सोचना चाहिए, इक़्तिदार, पावर, पैसा ये हमेशा नहीं रहता।
मजलूम की अर्श हिला देती है। जरा उस मजलूम की जगह थोड़ी देर के लिए खुद को रख के हर इंसान सोचे कि उसकी बेटी खुदा न खास्ता इस तरह से, जिस तरह मेहदी अली काज़मी पे मुसीबत आई है, तो अगर किसी और इंसान की बेटी, इंसान अपने आप को ज़रा उस मजलूम की जगह रख के सोचे तो मेरे ख्याल में जिगर फटने को आ जाता है। लेकिन पता नहीं किस तरह के लोग हैं, मजलूम बाप को मजीद पीछे जा रहे हैं। अच्छा, तो अब मैं अपील करना चाहता हूं अपनी आवाम से, मेरे भाई ये जो केस चल रहा है ना, ये मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी के लिए नहीं लड़ रहे। उनकी इज्जत का जनाजा जो निकलना था वो निकल चुका है। अब उनकी बेटी उन्हें मिल भी जाए तो भी उनकी इज्जत वापस नहीं आ सकती। पूरी दुनिया ने उनका तमाशा देख लिया, जिल्लत सह ली उन्होंने पूरी दुनिया के सामने। अब वो अजीम इंसान उन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहा है इन हराम जादू से, कि जो अपने घर की चादर और चारदीवारी में महफूज है और बाप इज्जत के साथ सर उठा के चल रहा है। जबकि जो इनको रिलीफ पे रिलीफ दे रहे हैं वो इस किरदार को, इस जहनियत को बेलगाम करने का सर्टिफिकेट जारी करना चाहते हैं। अब क्या समझते हैं, ये जो जहीर है ये नाम है। अब ये नाम नहीं रह गया मेरे भाई, अब ये किरदार बन चुका है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे करबला से पहले यजीद एक नाम था, करबला के बाद किरदार बन गया। ये जहीर भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये इस वाक्य से पहले नाम होगा, अब ये किरदार बन चुका है। तो जिस तरह यजीदियत के किरदार को लगाम देने के लिए मुआशरे खड़े होते हैं, तो इस बदबख्त किरदार को भी लगाम देने के लिए मुआशरे को खड़ा होना पड़ेगा। वगरना अगर आप इस उम्मीद में बैठे रहेंगे कि जो सरबराहान हैं वो कोई इस हवाले से एक्शन लेंगे, नोटिस लेंगे, किसी ने लिया? उनकी तरजीह कुर्सी है, उनकी तरजीह इक़्तिदार है, उनकी तरजीह पैसा है। ये अवामी मसाइल हैं, ये उनके मसाइल नहीं हैं, ये अवामी मसाइल हैं। इसलिए अवाम को खड़ा होना चाहिए। जब तक अवाम इन मनहूस किरदारों के खिलाफ अल्लाह में बगावत बुलंद नहीं करेगी, मुक्तदर हल्के जो है ना वो इन मनहूस किरदारों की सरकोबी के लिए कभी आगे नहीं आएंगे। पहले अवाम को खड़ा होना पड़ेगा। क्यों? ये अवामी दुश्मन है, इनको अवामी नुकसान के लिए बेलगाम किया जा रहा है। इस जहनियत को प्रमोट किया जा रहा है कि अगर कोई चाहता है इस तरह की हरकत करना तो देख लो जहीर का किसी ने क्या किया, हमने वालिदैन के भी हाथ बांध के जलील करके रख दिया, तो अगर कोई और भी करके आएगा तो हम सपोर्ट करेंगे। जहनियत इसको इस तरह पॉलिश किया जा रहा है, हौसला अफजाई की जा रही है। तो ये अवामी जिम्मेदारी है कि मेरे भाई उठ खड़े हों, आवाज़ बुलंद करें। अवाम सबसे बड़ी ताकत है, और जब आप हक के लिए सदा बुलंद करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भी मदद शामिल हाल होगी, और ये आप अपनी इज़्ज़त महफूज करेंगे। अगर उस मजलूम के साथ खड़े हो जाएंगे, उस मजलूम के हक में आवाज़ बुलंद करेंगे तो अपनी इज़्ज़त महफूज करेंगे आप। ये टेस्ट केस है, ये मेहदी अली काज़मी का केस नहीं है। वो ये केस कब का हार चुका, जब इंसान जलील हो जाए, जब उसे किसी इदारे से इंसाफ ना मिले, अपने मुहाफ़िज़ीन के हाथों धक्के लगें, अगवाकारों के सामने और अगवाकारों को प्रोटोकॉल मिलता रहे, तो इंसान केस हार जाता है। वो हार चुका है। अब ये बाकी बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहा है वो बंदा, लिहाजा उसका साथ देना बनता है। तो खुदारा थोड़ा सोचें, अब जाग जाएं,
अगर मज़ीद देर करेंगे, पहले भी काफ़ी देर कर दी, अगर मज़ीद देर करेंगे ना तो फिर मौला अली अलैहिस्सलाम का ये फरमान सच्चा फरमान है। मेरे मौला फरमाते हैं कि जुल्म के खिलाफ जितना देर से उठोगे उतनी बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी। तो ये एक बेटी की कुर्बानी ये मुआशरा, ये सोसाइटी दे चुकी, मज़ीद देर करेंगे तो मज़ीद कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी और खुदा न करे कि ऐसा वक़्त आए। तो मौला के फरमान की रूह से इस जुल्म के खिलाफ अब उठ खड़े होना चाहिए। ये इंसानी तकाजा भी है, ये सोसाइटी की जिम्मेदारी भी है। तो आखिर पे एंड पे मैं कौम को एक और खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत ने आवाम को पेट्रोल के मद में रिलीफ दे दिया है। जी 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 जी, रिलीफ दे दिया है पाकिस्तानी हुकूमत ने आवाम को। एहसास किया है अपनी आवाम का कि गुर्बत की चक्की में पिस चुके हैं, महंगाई की चक्की में पिस चुकी है हमारी आवाम, लिहाजा अब उन्हें रिलीफ दे ही देना चाहिए। लिहाजा उन्होंने रिलीफ दे ही दिया अपनी कौम को और उन्होंने पेट्रोल की कीमत में 8 पैसा फी लीटर के हिसाब से कमी कर दी, पूरे 8 पैसा। तो मैं हैरान हूं, हमारी इस खामोशी ने इन लोगों के हौसले इतने बढ़ा दिए हैं कि ये हमें बेवकूफ़ समझते हैं, इस कौम को पागल समझते हैं या खुद को कोई इतना बड़ा शातिर और मदारी समझते हैं कि इस तरह की हरकत करके घटिया से घटिया हरकत करते हुए इनको शर्म नहीं आती। ये समझते हैं कि हम आवाम का दिल जीत लेंगे, एतमाद जीत लेंगे। मेरे वतन की करेंसी रुपया है और 1 रुपया जो है वो 100 पैसे का होता है और 240 रुपए अगर इकट्ठे किए जाएं तो $1 बनता है। और ये तनज़ली जो मेरे मुल्क की करेंसी की हुई है, ये इन ही लोगों की गलत पॉलिसियों की वजह से हुई है। तो मेरे मुल्क की करेंसी रुपया को जमी बोस करके पैसों में ये रिलीफ दे रहे हैं। थैंक यू जी, वज़ीर आज़म साहब शुक्रिया, वज़ीर ख़ज़ाना साहब शुक्रिया, ममनून है जी। इंशाल्लाह आपने हमारा एहसास किया, इस कौम का एहसास किया। मैं अपनी कौम की तरफ से वादा करता हूं जी, नेक्स्ट इलेक्शन में आपकी इन खिदमात का सिला आपको बिल्कुल पूरी ईमानदारी से मैं भी दूंगा, मेरी कौम भी देगी। क्यों? जितनी सहूलियात, जितना एहसास आपने इस कौम का किया, इंशाअल्लाहुल अजीज नेक्स्ट इलेक्शन में ये कौम आपका ये उधार सूद समेत वापस करेगी। सलामत आबाद रहें, अपने हुकूक को पहचानें, अपने दोस्तों को पहचानें, अपने हमदर्दों को पहचानें, दुश्मनों की शनाख्त रखें, वतन दुश्मनों को पहचानें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, अपने वतन का एहतराम करें, अपने वतन की कदर करें, अपनी आज़ादी की कदर करें। माफियाज के लिए सीसा पलाई दीवार बन जाए। खुदा मेरे वतन की खैर करे, इन माफियाज को तबाह बर्बाद करे, इन माफियाज के जो हामी लोग हैं मालिक उनको निशान इबरत बनाए और इस वतन को हमेशा अमन और सलामती का गहवारा रखे। मेरी कौम सलामत रहे, मेरा वतन सलामत रहे। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।